हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। हाउ टू स्कोर अ 90 प्लस इन इकोनॉमिक्स इन बोर्ड एग्जाम्स, इस टॉपिक पे आज बात करूंगा। माय नेम इज संदीप भोगल एंड आई वेलकम यू ऑल टू इको सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखना। ट्रस्ट मी, आपके 90 लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं मेजरली प्राइमरीली मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, बट ये दूसरे सब्जेक्ट में भी एप्लीकेबल है। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आज 30 सेकंड के वीडियोस में, 1 मिनट के वीडियोस में समझने हैं और आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, नोट्स चाहिए, डिस्कशन चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल इको सीखो को आप फॉलो कर लो। और दूसरी बात, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। दोनों का डिस्क्रिप्शन नीचे, दोनों का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आप समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में 90 स्कोर करना तो कैसे करना है। देखिए, आप लोग रटते हैं। द प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इज नॉट कि जिसको आप रट के मगअप करके पढ़ सकें। और अभी जो पेपर पैटर्न चेंज हो गया है ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। लॉजिक लगाना होगा आपको हर आंसर को सॉल्व कर, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप रट रहे हो, आप मगअप कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिगिंग योर ओन ग्रेव। आप बहुत बुरा फंसोगे एग्जाम में, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो पूरी देखना, ठीक है, स्किप मत करना। इसमें एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो पहले रटने वाली टेंडेंसी खत्म करो, समझो सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के तब आप अगर अपने नोट्स खुद बनाओ, जब आप समझते हो अपने नोट्स खुद बनाओ, तब आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आंसर्स कैसे लिखने हैं, देखो मैं बताऊं कि इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि आपको ग्राफ बनाने हैं, आपके दिमाग में थॉट आया ना अगर कि इसमें ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब बनेगा, तो किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इकोनॉमिक्स में ग्राफ प्लेस अ वेरी वाइटल रोल। जब हम बोर्ड्स के पेपर को करेक्शन करते हैं तो उसमें ना साफ, मतलब जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें साफ हर क्वेश्चन में, मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चन में डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है। तो अगर आप डायग्राम मैं जब बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब ग्राफ है। अगर आप ग्राफ नहीं बना रहे हो आंसर में, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लिख चाहे 100% सही दो, तब भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ग्राफ, विच हैज़ टू बी ड्रॉन इन मोस्ट ऑफ द आंसर्स यू विल राइट। हाँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, उसको आप छोड़ दो, लेकिन 2 मार्क्स या उससे ऊपर वाले मार्क्स के क्वेश्चन में ग्राफ्स बनेंगे वेयर एवर रिक्वायर्ड। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेस डिमांड, ठीक है, एंड हाउ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड बी सॉल्व्ड। तो आप यहाँ पर एक्सेस डिमांड लिख करके, इसका डेफिनेशन को लिख करके नीचे ग्राफ बनाना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन में आपको बोला ही नहीं होगा कि यहाँ ग्राफ बनाओ, लेकिन ग्राफ बनाना है। वो इकोनॉमिक्स के हर क्वेश्चन में सोच लो कि एक हिडन स्टेटमेंट है, हिडन लाइन है कि विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। समझ में आ रहा है। या क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो आप डिफाइन कर दिया, आपने ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने से जो पेपर चेक करता है उसको लगता है, उनको समझ में आता है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ा है, उसको पता है कंसेप्ट। तो ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ग्राफ बनाते हो तो याद रखना, आप ग्राफ का भी रूल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल को लिखे बिना, एक्स एक्सिस में आप जो भी लो, है ना, लेट्स से ए बी सी, और वाई एक्सिस में एक्स वाई जेड, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, वेरिएबल को अगर नहीं लिखते हो, तब आपके ग्राफ बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट बना रहे हो, आपने टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व बना दिया, ठीक है, और आपने एक्स और वाई एक्सिस में लिखा ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा कि वाई एक्सिस में आपने किस वेरिएबल को लिया है, वाई एक्सिस में आपने टोटल फिक्स कॉस्ट को लिया है, एक्स एक्सिस में, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज आउटपुट। ये आप सही बना, आप सिर्फ ये बना के आ जाओगे, ये नहीं लिखोगे, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला फंडामेंटल रूल है, एक्स और वाई एक्सिस के वेरिएबल को मेंशन करना ही है। गॉट इट। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा यह है कि कीवर्ड्स। देखिए, जब पेपर हम चेक करते हैं
तो पेपर चेक करते करते ना दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि सुबह 8 से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक, दोपहर को या शाम को जो भी बोल लो आप, पेपर करेक्शन कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। तो ना उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दिमाग रजिस्टर नहीं कर पाता है उसको। तो अगर आप अपने आंसर में कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दें, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दें, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कीवर्ड्स को हाईलाइट करने का मतलब है कि आपने टीचर्स जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको आपने बता दिया है कि यही आप खोज रहे हो, जिस वर्ड को खोज रहे हो ये रहा आपके सामने। आपने उनके जॉब को कितना इजी कर दिया है आप समझ नहीं सकते हो। जो फ्रस्ट्रेशन से हम एक एक लाइन पढ़ते हैं, हमें वो फ्रस्ट्रेशन से नहीं पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे ने कीवर्ड लिखा है, हाईलाइट किया है, और हम जैसे कीवर्ड पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसने आंसर सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो हर क्वेश्चन में कीवर्ड को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, जिसका भी आप आंसर लिख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप लिखते हो कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड, ठीक है, तो एक्सेस डिमांड इज अ सिनेरियो वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई अगेंस्ट द फुल एम्प्लॉयमेंट और करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी। ये करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको हाईलाइट करो। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन है। Law of demand says that there is an inverse is a keyword, inverse relation between price and quantity demanded और ceteris paribus other factors remaining constant। ceteris paribus को अंडरलाइन करो, inverse relation को अंडरलाइन करो। तो आप जब पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड समझने के लिए पढ़ना होगा, और पढ़ो, समझो, पढ़ो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। हर आंसर में ग्राफ बनाओ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, आपको मार्क्स मिलेंगे ही। ट्रस्ट मी, अगर आप आंसर लिखा है आपने और आंसर में आपने कीवर्ड हाईलाइट नहीं किया है, देयर इज अ वेरी वेरी ब्राइट चांसेस कि आपको, अगर आप 4 डिजर्व करते हो, शायद यू एंड अप गेटिंग 3.5, बिकॉज या तो हम फ्रस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं और कीवर्ड मिल भी गया तो फ्रस्ट्रेशन में मार्क्स देंगे। देखो ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। आप अगर कीवर्ड अंडरलाइन कर दोगे ना तो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे मिलेंगे, बिकॉज आपने मेहनत नहीं करवाई, आपने फ्रस्ट्रेट नहीं किया सामने वाले को, और आपने एक्चुअली रूल फॉलो किया। रूल क्या है? कीवर्ड को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आप जब कीवर्ड हाईलाइट करते हो तो हमारा टास्क बहुत इजी हो जाता है। हमें देखते हैं ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का वेरिएबल है, कीवर्ड को देखा, कीवर्ड के आगे हमने सेंटेंस पढ़ा कि पूरा, हाँ भाई पूरा सेंटेंस है कीवर्ड के साथ, इसको मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। लेकिन आप कीवर्ड हाईलाइट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होती है, कई बार मिस हो जाते हैं टर्म्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपने जो कीवर्ड लिखा है, जो मुझे पढ़ना है, वो शायद मिस हो जाए मेरे से, क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं ना, तो मैं हर एक पेपर को ध्यान से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूमन है, मिस होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप हाईलाइट करोगे, हमारे आंख में जब वो दिखेगा कि हाईलाइटेड है, तो मिस होने के चांसेस 0 है, ठीक है। तो कीवर्ड को हाईलाइट करना है। थर्ड, अब जब भी आंसर लिखते हो तो उसको अगर एग्जाम्पल के साथ आप और इलैबोरेट कर सकते हो, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स लिखिए, जिस भी आंसर में पॉसिबल है एग्जाम्पल लिखिए। आपके आंसर की खूबसूरती, मतलब बहुत टिपिकल टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली खूबसूरती बढ़ जाती है। आप किसी चीज को भी समझाते हो और एग्जाम्पल लिखते हो तो बढ़ जाती है। कोई भी क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन इनकम एंड चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो नीचे आप फॉर्मूला लिख दो, के इक्वल डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। फॉर्मूला लिख दो, नहीं पूछा है आपसे, डेफिनेशन पूछा है, लेकिन फॉर्मूला आपको लिख के आना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। जहां फॉर्मूला पॉसिबल है, जहां है जिस चीज का, वहां फॉर्मूला लिख के आओ, ठीक है। तो फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल्स। अब आते हैं आंसर लिखने का तरीका। हर आंसर को अगर आप पॉइंट्स में लिखें, कोशिश कीजिए आंसर्स को पॉइंटर्स में लिखना, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए हैं कि वो बहुत क्लमजी, एकदम खिचड़ मिचड़ करके लिखते हैं आंसर को, तो वो वहाँ भी आपको मार्क्स नहीं मिलते। आप जब पॉइंट वाइज लिखते हैं, है ना, मतलब ABCD उसको दे दो या 1 2 3 4 लिख दो,
तो ना उसमें क्या होता है कि पढ़ने के लिए स्पेस होता है पेपर में, तो हम भी उसको पढ़ सकते हैं आराम से कि आपका सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जब किसी स्टूडेंट, तो मेरी एक स्टूडेंट है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, आंसर उसके अच्छे होते हैं लेकिन वो इतना खिचड़ी पका करके लिखती है कि मुझे उसके आंसर पढ़ने के लिए हिम्मत बांधनी पड़ती है। अब क्योंकि मैं उस बच्ची को पर्सनली जानता हूँ तो उसके आंसर पढ़ने के लिए मैं एफर्ट डालता हूँ। क्या आपको लगता है कि जब बोर्ड्स में आपके पेपर जाएंगे और इतने इतने पेपर एक टीचर के पास होंगे करेक्शन करने को, और जो आपको पर्सनली नहीं जानती है, आपको लगता है कि वो इतना मेहनत करेंगे? वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको डिज़र्विंग मार्क्स मिले, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितना आपको जो टीचर जानता है वो करेगा। तो बात को समझो, बात को समझो, ठीक है। मैं सब बताऊंगा कैसे करना है और इकोनॉमिक्स के पेपर में कैसे प्रोसीड करना, सब बताऊंगा, लेकिन एक एक करके सुनो और समझो। तो स्पेस आउट योर आंसर्स, नंबर योर पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो उसमें मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप पढ़ते हो, आपको लगता है कि आपने 1-2 बार इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया और आपका काम खत्म। गलत। मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में अगर आपको 90 स्कोर करना है तो आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन कम से कम 4 से 5 बार होगी, तो ही आप कर पाओगे, तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, आप एकदम नहीं कर पाओगे। क्योंकि 2 बार, पहली बार पढ़ने के बाद आप जब आंसर लिखने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, यू विल डेफिनेटली फॉरगेट, you will forget 110%. So you will have to revise the entire syllabus at least 4 to 5 times, at least 4 to 5 times. जब 2 बार पढ़ोगे तो चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी, 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अरे अच्छा ऐसा लिखना था, 4 बार पढ़ोगे तो कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा, लिखने का पैटर्न समझ में आने लगेगा, 5वें बार में आप परफेक्ट हो जाओगे। तो ऐसा मत सोचना कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस को एक बार कंप्लीट किया और चले गए, हो गया, नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 16 साल हो गए हैं इकोनॉमिक्स, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ऐसा 4 बार 5 बार आपको रिवाइज करना ही होगा। 2 बार 3 बार तो रिवाइज करोगे जब आप थरो हो जाओगे कि आप भूलोगे नहीं। उसके बाद चौथी बार में आपको समझ में आएगा आंसर एक्चुअली लिखना कैसे। स्टूडेंट्स आते हैं, कहते सर आता सब था लेकिन क्या लिखना है समझ नहीं आया। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपके रिवीजन बहुत बार होनी चाहिए। प्लस जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हो तो चॉइसेस होते हैं, दिस और दिस, है ना, ऑप्शन ए और बी। तो आप कोशिश करो वो आंसर अटेम्प्ट करने का, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जिसमें ग्राफ ज़्यादा है, लिखना कम हो। ये पर्सनल, उसमें टाइम कम लगता है, प्लस जिसमें ग्राफिकल आंसर जिसमें ग्राफ ज़्यादा यूज़ हो ना, वो आंसर के गलत होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। उसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उसको अगर आपको आता है तो आप आराम से फुल स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको नहीं आता है तो आप अगर स्टोरी लिख रहे हो लंबे आंसर को, एक तो आपको स्टोरी लिख रहे हो बना के, प्लस आपका टाइम इतना उसमें वेस्ट हो रहा है, प्लस आपको उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपको आता भी है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, मार्क्स पूरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे श्योर नहीं है, बिकॉज जब आप ज़्यादा लिखते हो तो ज़्यादा गलतियाँ भी करते हो। तो अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो जिसमें ग्राफ ज़्यादा हो। कोशिश करो, इमोशनल मत हो। इमोशनल ना हो मतलब आपको सपोज ऑप्शन में क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी सॉल्व करना है। ए बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत कुछ लिखना है इसमें, लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर आपने रात भर पढ़ा, आता दोनों है आपको, आप इमोशनल होकर आंसर किया कि ये रात भर मैंने पढ़ा है तो इसी को अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन ये भी आता है आपको, ये छोटा आंसर है, ग्राफ ज़्यादा बनेगा और इसमें मार्क्स स्कोर करना ईजी है, तो ये मत करो यार, इमोशनल मत हो। रात भर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आपको, आगे भी पढ़ाई करनी है ना आपको स्कूल के बाद, तो वहाँ लिख देना भाई ये आंसर फिलहाल ये कर दो। लॉजिकल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग ठंडा रख के सोचना है वहाँ पे, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एवरीबडी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली मिस करते हो। तो कीवर्ड, ग्राफ, एग्जाम्पल्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऐसे आंसर लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कि पेपर का समझना कैसे। देखो, चाहे वो आईएससी का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर हो, स्टार्ट जो होते हैं वो एमसीक्यूज से होते हैं। एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस सबसे पहले वही चेक होते हैं। मैं आपको समझाऊं कि पेपर का जो सीक्वेंस होता है उसको, उसके साथ कुछ हेर फेर ना करें, ठीक है। पेपर का सीक्वेंस जो है अगर आप उसके साथ हेर फेर कर दो तो जो पेपर करेक्ट कर रहा होता है ना उसको बहुत इरिटेटिंग लगता है उसको। क्यों, समझो।
क्योंकि मैंने 4-5 क्वेश्चन पेपर को रेफर करके करेक्ट कर लिए। अब मेरे दिमाग में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है, 4 का आंसर ये है, 5 का आंसर क्या है। तो 5 पेपर चेक करने के बाद मुझे क्वेश्चन पेपर को दोबारा रेफर नहीं करना पड़ता है, तो मैं एक कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ और पेपर चेक कर रहा हूँ। अचानक से एक क्वेश्चन पेपर आया जिसने सीक्वेंस चेंज कर दिया, उसने पहले क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, तो भाई मेरा तो कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। आई विल हैव टू रेफर टू द क्वेश्चन पेपर अगेन, यू आर इरिटेटिंग मी। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब आप एक ह्यूमन इरिटेट हो जाता है ना, तो वो शायद डिजर्विंग मार्क्स ना दे पाए आपको। तो डू नॉट प्ले विद द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, अटेम्प्ट द वे क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड until and unless it becomes very necessary। जब आपको लगे कि भाई अब मुझे पहले ये अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, तब आप करो। अब आते हैं पहला जो जनरली सेक्शन, जब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, एमसीक्यू से स्टार्ट होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू। तो सपोज करो मैं एक रैंडम, मैं किसी पर्टिकुलर बोर्ड को फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आने के पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो ना इसको बहुत, देखो कोई क्वेश्चन पेपर मिला तो मैं सबसे अटेंटिव इनिशियल क्वेश्चंस में रहता हूँ, ठीक है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में 15 में 15 ले आए, अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन चेक करने से पहले मेरे दिमाग में एक इंप्रेशन बन चुका है उस बच्चे का जिसका मैं पेपर चेक कर रहा हूं कि भाई ये बच्चा अच्छा है, इसको आता है, इसको 15 में 15 आए हैं, ठीक है। तो आगे के लॉन्ग क्वेश्चन में मैं ना आपके लिए जब मैं चेक करूंगा, अगर आप 4.5 भी डिजर्व करते होगे, शायद मैं 4.5 नहीं 4.25 दे दूंगा आपको, क्योंकि मेरे दिमाग में यह आ गया कि ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। देखो आपको कोई पर्सनली नहीं जानता है वहाँ पे, इस बात को समझो। तो आपको इंप्रेशन क्रिएट करना है इनिशियली। जब आप इंप्रेशन क्रिएट कर दिया आपने, आप इस चीज़ को समझो, अगर आप इंप्रेशन क्रिएट कर दोगे तो कितना मज़ेदार हो जाएगा ये। 15 में 15 आया, चलो आगे क्वेश्चन चेक किया, थोड़ी बहुत गलती को हम शायद उस समय नज़रअंदाज भी कर दे कि नहीं यार बच्चा पढ़ने वाला है, इसको मार्क्स दे देते हैं। लेकिन यहाँ आपको अगर लेट्स से 8/15 आया है तो मेरे दिमाग में एक इंप्रेशन आ गया कि बच्चा यार पढ़ने वाला नहीं है, तो आगे के क्वेश्चन में शायद मैं इसके बेसिस में आपको मार्क्स दे दूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, मत समझना कि ऐसा होता है, एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका कोई भी पेपर अच्छा जाएगा, कोई भी पेपर अच्छा जाएगा। तो ये 90 स्कोर करने का तरीका यही पैटर्न है, इसको फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी आप कभी धोखा नहीं खाओगे। मतलब अगर आप इसको फॉलो नहीं करके 70-75 लेके आते हो 100 में, इसको फॉलो करो, 100 में अगर 90 के अबव ना आए तो बताना मेरे को आप, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि एक टीचर के पर्सपेक्टिव से, टीचर के माइंड को आपके सामने रख सकूं। तो अगर आपको ये समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है, शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाना कि अपने पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाना है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो का रिस्पांस मुझे कैसे मिलता है। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आपके हाथ में पढ़ाई है तो आप लाइफ में कहीं भी जा सकते हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर।